अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सेशन में हम लोग लिनक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसके अलावा लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स वगैरह जो होते हैं, हम वो देखेंगे। तो इस सेशन का हमारे जो कंटेंट्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे उसमें लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, फाइल मैनिपुलेशन, परमिशन मैनेजमेंट, सेट यूआईडी और स्टिकी बिट, यूज़र मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट और सर्विसेज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगी जिन्हें आप लोग खुद करके भी ट्राई कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ रिसोर्सेज के लिंक्स भी होंगे, आप वहाँ से जाके भी इसे मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिनक्स के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिनक्स ना 5 कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिनक्स की ये है कि उसमें हर चीज़ फ़ाइल है। मतलब अगर आप उसमें एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस भी देख रहे हैं ना, तो वो मतलब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो मैं ये पढ़ा कि एक फ़ाइल के अंदर ही कुछ चेंजेज़ हो रहे थे जो आपको मतलब जीयूआई में डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इस तरह चलता है। उसके बाद इसमें एक स्मॉल प्रोग्राम्स बने होते हैं जिनका जो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक टास्क के लिए बने होते हैं और हम उनको चेन करके मतलब उन्हें एक साथ यूज़ करके कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क उनके थ्रू परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा चौथा प्रिंसिपल हमारा ये है कि जो कैप्टिव इंटरफेसेस होते हैं, ज़रा फैंसी किस्म के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, तो उनको ज़रा अवॉइड करते हैं और कमांड लाइन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसमें। और उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का डाटा होता है सारा, वो फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर हुआ होता है। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे हमारे कुछ टॉपिक्स में हम इन्हें डिस्कस करेंगे, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले बूट लोडर है, तो बूट लोडर का मेन पर्पस ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है, ये वो काम कर रहा होता है। ये एक कोड होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर देता है। उसके बाद कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। ये मेनली हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड और हार्डवेयर से जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है, मतलब यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में हमारा कर्नल होता है, ये वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। और उसके बाद डीमंस का आप काफ़ी ज़िक्र सुनेंगे। डीमंस एक्चुअली हमारी कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे लिनक्स के सिस्टम्स पे चल रहे होते हैं। इनका काम कुछ स्केजुलिंग वाले टास्क हो सकते हैं और प्रिंटिंग टास्क हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और लिनक्स के कोर प्रिंसिपल्स थे। अब हम लिनक्स का डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये मैंने पिक्चर हैक द बॉक्स अकेडमी से ली थी। इसमें आप अगर देखें तो ये लिनक्स की जो रूट डायरेक्टरी होती है ना, ये उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि जो लिनक्स की सबसे टॉप एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर बाकी सारा कुछ पड़ा होता है, उसके अंदर हमारे मेन ये 16 फ़ोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक-एक करके ये देखेंगे कि हर फ़ोल्डर के अंदर क्या डाटा पड़ा होता है और वो किस लिए यूज़ होता है। तो इन चीज़ों को मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बस एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें कि किसमें क्या होता है, ताकि क्योंकि ये इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बिन का फ़ोल्डर होता है, इसके अंदर हमारी जितनी भी एग्ज़ीक्यूटेबल्स होते हैं, वो सारे पड़े होते हैं। जैसे लिनक्स में आपने कमांड्स देखे होंगे, एक कैट कमांड होता है, एलएस कमांड होता है, आईपी कमांड है, इस तरह व्होएमआई कमांड है। जिसमें हम मल्टीपल कमांड्स हैं ना, तो वो हमारी एक बाइनरी की फ़ॉर्म में स्टोर हुए होते हैं। सो जो हमारी कैट कमांड हो गया, एलएस कमांड हो गया, इस तरह के जितने भी कमांड्स हैं, ये सारी एक्चुअली बाइनरीज़ होती हैं जो एग्ज़ीक्यूट होती हैं। तो इन्हें हम बिन के फ़ोल्डर में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद एक बूट का फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हमारा बूट लोडर और कर्नेल की कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं जो कि सिस्टम के स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद डेव का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारी जो हार्डवेयर और वर्चुअल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है वो सेव होती है। जो एचसी फ़ोल्डर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है क्योंकि इसके अंदर हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी लेट्स सपोज़ आप इस पे एसएसएच सर्वर चला रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, अगर वेब सर्वर चल रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, फिर आपके इसमें जो आपके पासवर्ड्स होते हैं लिनक्स के, वो भी इसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल में स्टोर होते हैं जिसे शैडो फ़ाइल कहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपकी कुछ सर्विसेज़ वगैरह भी होती हैं, वो भी आप इसी फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है, इसके साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन होगा। उसके बाद हमारा होम का फ़ोल्डर आता है। अब होम फ़ोल्डर के अंदर आपके जितने भी यूज़र्स हैं ना लिनक्स में, लेट्स सपोज़ एक लिनक्स सर्वर है, उस पे मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स हैं उस पे। लेट्स सपोज़ 5 यूज़र अकाउंट्स हैं, तो होम वाले फ़ोल्डर के अंदर हर यूज़र का एक अलग से फ़ोल्डर होगा जिसे उसकी होम डायरेक्टरी कहेंगे और उसके अंदर उसकी डाउनलोड फाइल्स और जिस तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उसका पर्सनल डाटा होगा वो उसके अंदर पड़ा होगा। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो जिस तरह अगर हम इसके बिल्कुल रूट पे चले जाते हैं,
तो ये हमारा रूट फ़ोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। और ये जितने भी फ़ोल्डर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो यहाँ पे पड़े हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अभी हम उनकी साइड पे नहीं जाते। जो मेन फ़ोल्डर्स हैं, वो अभी मैंने आपको दिखा दिए पहले। ठीक है? तो इसके अंदर अब ये जैसे होम फ़ोल्डर है, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये मूवीज़ नाम का एक यूज़र था, तो ये उसका होम फ़ोल्डर आ गया। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे जितनी भी मेरी प्राइवेट फ़ाइल्स होंगी, जितना भी मेरा डाटा होगा, वो सारा कुछ इसके अंदर पड़ा होगा। ठीक है? तो हर यूज़र का अलग होम फ़ोल्डर होता है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के होम फ़ोल्डर के अंदर नहीं जा सकता, क्यों सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। लेकिन रूट एक ऐसा यूज़र है जो कि लिनक्स का काइंड ऑफ एडमिन होता है। वो किसी भी यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर जाके उसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमारा लिब का फ़ोल्डर आता है, जिसके अंदर कर्नेल के मॉड्यूल्स और कुछ शेयर्ड लाइब्रेरीज़ वगैरह पड़ी होती हैं, जो कि हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर मीडिया का एक फ़ोल्डर है, जो आप जब आप यूएसबी वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो आपका वो सारा कुछ जो जो चीज़ें माउंट होती हैं, वो मीडिया के फ़ोल्डर से आप देख सकते हैं। उसके अलावा एमएनटी फ़ोल्डर है। ये कुछ टेम्परेरी फ़ाइल सिस्टम्स आप माउंट कर लेते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, जैसे एनएफएस एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्क फ़ाइल शेयरिंग। तो उसमें आप इस तरह फ़ाइल्स वगैरह जो होती हैं, आप उन्हें यहाँ पे फ़ाइल सिस्टम को आप यहाँ पे माउंट कर लेते हैं, और फिर आप उन फ़ाइल्स को एक्सेस करते हैं। उसके बाद अगर आपने ओपीटी फ़ोल्डर इसलिए होता है कि अगर आपने कुछ खुद सॉफ्टवेयर पैकेजेज़ इंस्टॉल करने हैं, जो कि लिनक्स के अंदर पहले इंस्टॉल नहीं हुए हुए, या कोई और ऑप्शनल मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने लिए डाउनलोड की हैं, तो आप ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो ये मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक अच्छा फ़ोल्डर है, कि जो भी आपके ऑप्शनल सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, वो आप इसके अंदर रख लेते हैं। उसके बाद रूट फ़ोल्डर आ जाता है हमारा। ये एक तो ये हमारा जो सुपर यूज़र होता है, मतलब रूट यूज़र होता है, ये उसकी होम डायरेक्टरी होती है। जिस तरह वो स्लैश होम वाला जो फ़ोल्डर था, उसके अंदर बाकी नॉर्मल यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज़ होती हैं, लेकिन ये जो हमारा सुपर यूज़र होता है, ये उसकी होम डायरेक्टरी होती है, और इस पे सिर्फ़ वही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, अनलेस उसके पास सूडो प्रिविलेजेस हों। और सूडो प्रिविलेजेस क्या होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हमारा सिस्टम की इंफॉर्मेशन वगैरह और सिस्टम की स्टेट सेव होती है। फिर हमारा एसबिन है, इसके अंदर भी बाइनरीज़ पड़ी होती हैं, जैसे बिन फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं, लेकिन ये कुछ सिस्टम बाइनरीज़ होती हैं, इनमें मतलब कुछ और बाइनरीज़ मज़ीद इस फ़ोल्डर में पड़ी होती हैं। उसके बाद एसआरवी हमारा जो जितनी भी हम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड जो डाटा होता है, वो इसके अंदर हमारा होता है। जिस तरह हमने वेब सर्वर डिप्लॉय किया है, तो उसका कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा होगा, या एफटीपी सर्वर का भी डाटा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सिस फ़ोल्डर है, उस वो हमारा वर्चुअल फ़ाइल सिस्टम जो होता है, जो कि जिसमें आपकी सिस्टम और हार्डवेयर वगैरह की इन्फॉर्मेशन सेव होती है। उसके बाद एक ये टीएमपी फ़ोल्डर है, ये काफ़ी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कोई भी यूज़र अपनी फ़ाइल्स रख सकता है, और उन पे अपने मर्ज़ी से परमिशंस वगैरह सेट कर सकता है। और ये फ़ोल्डर वो है कि इसके अंदर जो भी फ़ाइल्स होंगी, उन्हें एटलीस्ट हर यूज़र देख सकता है। अब वो उन्हें खोल के रीड कर सकता है या एग्ज़ीक्यूट कर सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि उन फ़ाइल्स पे परमिशन कैसे सेट हुई हुई हैं। ठीक है? तो ये परमिशंस वगैरह हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लें कि टेम्प फ़ोल्डर के अंदर जो भी आप फाइल्स रखते हैं, एक तो वो टेम्परेरीली स्टोर होती हैं, जब आप सिस्टम रीबूट करते हैं, तो वो फाइल्स वहाँ से गायब हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। और दूसरा ये कॉमन फ़ोल्डर है, जिसमें जो भी फाइल्स होंगी, हर यूज़र उन्हें देख सकता है। लेट्स सपोज़ अगर मैंने अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल रखी हुई है, तो वो मैं ही देख सकता हूँ, दूसरे यूज़र्स नहीं उसे देख सकते। लेकिन आप टेम्प फ़ोल्डर के अंदर जो है, वो शेयर्ड फ़ोल्डर है, उसके अंदर कोई भी अपनी फाइल्स वगैरह रख सकता है। उसके बाद यूएसआर का फ़ोल्डर आ गया है। ये हमारा इसके अंदर रीड ओनली यूज़र डाटा होता है, कुछ एप्लीकेशन की बाइनरीज़ और लाइब्रेरीज़ वगैरह इसमें पड़ी होती हैं। फिर हमारा वीआर जो फ़ोल्डर है, वार इसके अंदर हमारी जितने भी लॉग्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं कोई सर्विस रन कर रहा हूँ, एसएसएच रन कर रहा हूँ, या अपाचे सर्वर रन किया हुआ है, तो उनके जो एक्सेस लॉग्स होते हैं, उनके जो जितने भी उनसे रिलेटेड लॉग्स होते हैं, वो सारे इस फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। क्योंकि उनका डाटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, मतलब वेरिएबल डाटा होता है, तो इसीलिए उन्हें इस फ़ोल्डर के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा ये जो स्पूल्स वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारी क्रोन जॉब्स का भी डाटा होता है। वो अभी क्रोन जॉब्स क्या होती हैं, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट हमारे पास एक प्रोक का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमारा सिस्टम की और प्रोसेसेस की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। तो ये हमारा जो लिनक्स की रूट डायरेक्टरी पे जितने भी फ़ोल्डर्स पड़े होते हैं, ये हमने उन सब का एक जनरल सा ओवरव्यू ले लिया कि किस फ़ोल्डर के अंदर कौन-सी फ़ाइल्स होती हैं, और हम किस तरह उन्हें एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, किस तरह की परमिशंस होती हैं उन पे। ठीक है? तो
इसके बाद हम चलते हैं शेल पे। तो शेल का आप लोगों को मोस्टली हर किसी ने यूज़ की होगी। शेल हमारा लिनक्स का जो टर्मिनल होता है या कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हम उसको कहते हैं। और ये हमारा मतलब इसमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, सिंपल कमांड लाइन होती है। यहाँ पे हम अपने कमांड्स टाइप करते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ नोटिस कर लें कि जब यूज़र की शेल होती है उसमें आप नोट करेंगे कि हमेशा डॉलर साइन होता है, और जब रूट यूज़र की शेल होती है उसमें हैश का साइन होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अभी एक यूज़र की शेल है, एक नॉर्मल यूज़र की, मतलब ये एक यूज़र है मुगीस, ये उसकी शेल है, इसके पास कोई ख़ास प्रिविलेजेस नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसकी यहाँ पे डॉलर साइन है। लेकिन अगर मैं एज अ रूट यूज़र लॉगिन करूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हैशटैग डिस्प्ले होने लग गया। मतलब इसके थ्रू हम जज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कुछ केसेस में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती, तो हम या तो ये कमांड रन करके ये चेक कर सकते हैं, दूसरा हम इस सिंबल के थ्रू भी ये चेक कर सकते हैं कि हम हम रूट यूज़र इसमें लॉगिन है सिस्टम के अंदर, या हम एज अ नॉर्मल यूज़र इस सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद लिनक्स के अंदर हमारे बहुत सारे कमांड्स होते हैं, मल्टीपल टूल्स होते हैं। तो हम हर टूल को मतलब ऐसा याद नहीं रख सकते कि उसके अंदर ये फीचर्स है। मतलब हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस टूल की ये कैपेबिलिटीज़ है। बाकी हम हेल्प या मैन कमांड के थ्रू हम उसका मैनुअल खोल के तो कुछ हेल्प ले सकते हैं, ताकि हमें जो भी हमने काम करना है हम उसे परफॉर्म कर सकें। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। एक कमांड है कैट लिनक्स के अंदर। ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी भी फाइल का अगर हम इसे पाथ दे दें तो ये उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। जैसे ये भी तो एक पावर पॉइंट की फाइल थी, तो इसलिए इसने इस तरह डिस्प्ले कर दी है, लेकिन ये उस फाइल का कंटेंट है जो भी है। तो अगर हम इस कमांड के बारे में ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो हम मैन कमांड के साथ इस कमांड का नाम दे देंगे। तो अब ये क्या करेगा कि हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और हमें बता देगा कि अगर हम इसके आगे डैश ए लिखें तो ये मतलब सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा। इस तरह इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, तो हम मैन मैन कमांड के थ्रू वो सारे देख सकते हैं और फिर इन फ्यूचर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ हमारे टूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एसक्यूएल मैप की एग्जांपल दूं, तो अब इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो आप उसके ये डैश डैश हेल्प लिख के भी आप उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा टूल की क्या कैपेबिलिटीज़ है, मतलब एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी आप ये मैन कमांड देख के तो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन से गैदर करने के लिए हम कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं। तो वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। हु एम आई आपको बता देता है कि आपका इस टाइम पे यूज़र नेम क्या है। आईडी के थ्रू आपकी आईडी आ जाती है। होस्ट नेम आपके सिस्टम का नाम बता देता है। ये यू नेम वाला जो कमांड है ना, ये आपको आपके सिस्टम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन बता देता है। अगर आप यू नेम कमांड रन करें तो ये इसमें खैर ये तो ये आपको आपके सिस्टम का लिनक्स का यूबुंटू का कौन सा वर्जन है, और उसके बाद कब ये इंस्टॉल किया हुआ था, कब ये आया था, मतलब ये सारी इस तरह की डिटेल्स ये आपको दे देता है। उसके अलावा पी डब्ल्यू डी आपको बताती है कि आप इस टाइम पे कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। इफ़ कन्फिग आपको आपके नेटवर्क इंटरफेसिस जो होते हैं उनके बारे में बताता है। आईपी भी आपको आपका नेटवर्क आईपी वगैरह बता देगा। नेट स्टैट का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नेट स्टैट क्या करता है कि आपके सिस्टम के ऊपर जितनी भी सर्विसेज रनिंग है ना, जिस पोर्ट पे रनिंग है, ये वो बता देता है। जैसे अभी ये एक मेरी वर्चुअल मशीन है, तो ये मेरे ऑफिस का जो उन्होंने एक सर्विस ली हुई है वहाँ पे ये डिप्लॉय हुई है। तो मैं उस पे एसएसएच के थ्रू आया हूँ, तो ये दिखा रहा है कि उसके ऊपर एसएसएच सर्विस इस टाइम पे रन हो रही है। ठीक है। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देता है। अगर यहाँ पे मैंने कोई वेब सर्वर डिप्लॉय किया था, वेबसाइट डिप्लॉय की होती, तो वो मोस्टली हम पोर्ट 80 पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट 80 भी नज़र आ रही होती कि वो पोर्ट ओपन है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करने के लिए ये कमांड काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके अलावा पीएस आपको बताता है कि इस टाइम पे आपकी कौन सी प्रोसेसेस रन चल रही हैं। और टॉप आपको ना डायनामिक व्यू देता है। मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ कि ये आपको बता देगा कि इस टाइम पे कौन से यूज़र की कौन सा कमांड रन हो रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, और वो सीपीयू और मेमोरी की कंजम्पशन कितनी है उसकी। ठीक है। तो ये आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है।
उसके बाद आप ENV के थ्रू यूज़ कर सकते हो डिफरेंट, मतलब आपके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, आप उनकी लिस्ट भी ले सकते हो इसके थ्रू और उन्हें एक्सेस भी कर सकते हो। LS USB आपको USB डिवाइसेस जितनी भी कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ उनके बारे में बता देता है। और फाइनली जो हिस्ट्री का कमांड होता है वो आपको आपके जो पिछले आपने कमांड्स यूज़ किए हैं वो उनकी लिस्ट दे देता है। ठीक है। अभी हमने सिस्टम कमांड्स देख ली हैं, अब हम थोड़ा बहुत नेविगेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि लिनक्स सिस्टम के अंदर जब आपने डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर नेविगेट करना होता है तो आप किस तरह कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ना 2 चीज़ों का आपको 2 कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका काफ़ी इश्यूज़ आते हैं अगर आपको ये ना बताऊँ। तो पाथ देने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक एब्सोल्यूट पाथ होती है और एक रिलेटिव पाथ होती है। एब्सोल्यूट पाथ में ये होता है कि आपकी जो रूट डायरेक्टरी से किसी स्पेसिफिक फ़ाइल तक जो पाथ होती है, उसको एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। और जो रिलेटिव पाथ होती है, उसके केस में ये होता है कि जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी से एक किसी स्पेसिफिक फ़ाइल तक जो पाथ है, उसको रिलेटिव पाथ कहेंगे। अगर मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो एक काफ़ी लेट्स सपोज़ मैं अगर अपने ये मेरा एक फ़ोल्डर है CTF के नाम से, ठीक है? इसके अंदर एक रीडमी फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है? अगर मैं इसको रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने उसको रीड कर लिया। तो अगर मैं इसको किसी लेट्स सपोज़ मैं अभी फ़िलहाल एक डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है? तो मेरी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये। तो यहाँ से मेरी रिलेटिव पाथ क्या होगी उस फ़ाइल तक, कि मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर से बाहर आऊँगा, डॉट डॉट करके। उसके बाद जब मैं इससे बाहर आऊँगा तो मतलब मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। वहाँ से फिर CTF फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और फिर मैं एक सेकंड, और फिर मैं उस रीडमी फ़ाइल को एक्सेस कर सकूँगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट पाथ देना चाहूँ, तो इसकी एब्सोल्यूट पाथ क्या होगी? सॉरी, ये मेरे से बार-बार गलत हो जाता है। रीडमी। तो ये उसकी एब्सोल्यूट पाथ है जो कि हमने उसे रूट डायरेक्टरी से लेकर इस फाइल तक दे दी है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट पाथ देते हैं तो उसमें उस टाइम पे ये मैटर नहीं कर रहा होता कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। उस टाइम पे सिर्फ ये मैटर कर रहा होता है कि आपने उसे रूट से लेकर एग्जैक्ट उस फाइल तक पाथ दे देनी है। लेकिन जब आप रिलेटिव पाथ देना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इस टाइम पे किस फ़ोल्डर में हैं। जैसे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में हूँ तो पहले मुझे इधर से बैक करके होम वाले फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं CTF के अंदर जाके इस फ़ाइल को एक्सेस कर सकूँगा। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ के केस में मैं उसे सिर्फ़ रूट डायरेक्टरी से उसका सीधा पाथ दे दूँगा, तो फिर वो उसे एक्सेस कर सकेंगे हम उसके थ्रू। तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का। तो अक्सर जब लोग नया-नया लिनक्स सीखना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नॉर्मली लोग ना जब लिनक्स का टर्मिनल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ना स्लो कर रहे होते हैं, पूरा वो टाइप करने लग जाएंगे कि लेट सपोज अगर मैंने डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो मैं पूरा डाउनलोड्स लिखने नहीं बैठ जाऊंगा। मैं इसका कुछ स्टार्टिंग वाले वर्ड्स लिखूंगा, मैं टैब दबाऊंगा, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मल्टीपल सजेशन होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड दोनों DO से स्टार्ट होते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर आप इसे 2 दफ़ा टैब को दबाएंगे तो ये जितनी भी रिकमेंडेशन होंगी वो दे देगा। तो प्लीज़ इसको यूज़ करना शुरू कर लें जो लोग नहीं करते। ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं फाइल बनाने के लिए। टच कमांड लिख के आगे आप फाइल का नाम दे देते हैं तो एक खाली फाइल बना देते हैं। ठीक है। MKDR आपका फोल्डर बनाने के लिए होता है। और अगर आपने फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाना है, मतलब एक नया फोल्डर बनाना है, फिर उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना है, तो आप ये -P लिख दें MKDR के आगे, और उसके बाद वो पूरा जो आपका एक है ना, जितने भी आपने फोल्डर बनाने हैं वो आप सारे आगे लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद ट्री का कमांड आपको हायरार्की बता देता है आपकी। वो क्या करके देता है नॉर्मली, ये आपको ना एक हायरार्की सी बना देता है कि ये फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर्स ये हैं, फिर उसके बाद ये फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर्स ये हैं। तो ये एक ना ट्री की फॉर्म में आपको सारा कुछ डिस्प्ले करवा देता है। CP आपकी फाइल्स कॉपी करने के लिए होता है, मतलब CP के बाद आपने अपनी जो फाइल आपने कॉपी करनी है वो लिख दिया, और आगे आपने डेस्टिनेशन का पाथ दे दिया जहाँ पे आप उसे सेव करना चाह रहे हैं। तो MV आपका वो मूव कर देगा उसे
RM के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं कोई भी फाइल, और अगर डैश आर लिख दें तो ये रिकर्सिवली रिमूव कर लेगा, मतलब फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं ना ये उन सबको डिलीट कर देगा। तो अब ना काफ़ी लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था ना तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लिखें, तो ये ना काफ़ी मीम्स वगैरह में ये आया होता है, तो कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? एनीवन? रूट डायरेक्टरी डिलीट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये आपका पूरे सिस्टम की जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी डिलीट कर देगा। तो नॉर्मली ये हो रहा होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने किसी फाइल को एडिट करना हो तो आप नैनो और विम के थ्रू कर सकते हो। जैसे अगर हमने, और इनके आगे जब आपने पाथ देनी होती है ना तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप रिलेटिव देना चाह रहे हो या एब्सोल्यूट देना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये अब उस फाइल के अंदर आ गए। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं वापस इसको कॉपी करूँ तो ये देखो चेंजेस हो गए। ठीक है। और जो विम है ना, विम एक बड़ा मज़ेदार टूल है ये, मतलब इटसेल्फ विम के ऊपर भी एक सेशन दिया जा सकता है। तो अगर किसी ने एक्सप्लोर करना हो तो वो विम को एक दफ़ा लाजमी देख ले, क्योंकि ये काफ़ी आपको फीचर इंटरेस्टिंग फीचर्स देता है। ठीक है। उसके बाद फाइल को रीड करने के लिए कैट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। मोड लेस हेड, हेड क्या करता है कि फ़ाइल की पहली 10 लाइनें, टेल फाइल की आखिरी 10 लाइनें कर देता है, और लेस और मोर भी फाइल को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये फ़िल्टरिंग वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अक्सर हम बहुत बड़ी फाइल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो अब हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी फाइल को खोल के अंदर से वो वर्ड ढूंढ लें जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम उस केस में ग्रेप यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी हम इसी के ऊपर ही कर लेते हैं। ग्रेप यूज़ करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है कि आप जो आपकी फ़ाइल है, लेट्स सपोज टेस्ट ही है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च करूँ कि इसके अंदर के DN वर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं, तो मैं इस तरह लिखूंगा, तो ये देखो ये उसने वो वर्ड हाईलाइट करके दे दिया। अगर ये कोई बहुत बड़ी फाइल होती ना जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखी होती, तो ये उसके अंदर से भी आपको सिर्फ वो लाइंस निकाल के दे देता है जिनके अंदर DN लिखा हुआ है। ठीक है। अब ग्रेप को आप एक और बड़े मजे का काम के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये इसका सिंटेक्स थोड़ा सा आने से गलत हो सकता है वैसे। तो इसके अगर आपने मल्टीपल फाइल्स के अंदर, लेट सपोज आपका एक रूट फोल्डर है, आपको पता नहीं है कि एक फाइल थी जिसके अंदर ना मैंने अपना पासवर्ड लिखा था, तो या लेट सपोज अपना कोई यूज़र नेम लिखा था, कोई भी इंफॉर्मेशन डाली थी, अब आपने वो ढूंढनी है लेकिन आपको उसके कुछ कैरेक्टर्स याद हैं, तो आप उसको ग्रैप डैश ई करके उसके आगे आप दे सकते हो पाथ। जैसे अगर आप ये स्लैश लिख दोगे और आगे ये लिख दोगे ना डैश आर, ये रिकर्जन के लिए होता है। तो ये रूट के अंदर से जितने भी डायरेक्टरीज हैं उनकी सब डायरेक्टरीज हैं, सारों के अंदर से जाके वो कीवर्ड ढूंढ लेगा जो आपने मेंशन किया होगा। ठीक है। तो मुझे ये एक सिंटेक्स थोड़ा क्वेश्चन है। बहुत, सॉरी। एक क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट जो भी पहली दफा मिलेगा वहीं पे स्टॉप कर देगा, या फिर सारी फाइल्स के अंदर जितनी दफा भी मिलेगा सारी उसको देगा, हाईलाइट। सारे देगा, सारे दे देता है। ये देखो, ये देख रहे हो, मैंने अब उससे ज़रा उसका स्कोप थोड़ा छोटा कर दिया। होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी VCD लिखे हुए हैं ना, ये उन सबको निकाल के इसने दे दिया आपको। ये देख रहे हो हाईलाइट हुए में, तो ये मतलब मल्टीपल है। जो फोल्डर का नाम है उसके अंदर सारी चीजें उसने दिखा दी, मतलब उसके अंदर फोल्डर दिखा फोल्डर के अंदर जितनी भी, अगर मैं ये डैश आर ना लिखता तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको, ये देखो इसने कह दिया कि ये डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी ना, तो उसके लिए दी। आपको रिकर्सिव आर लिखना पड़ता है कि उसके अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं उनके अंदर जो फोल्डर्स हैं ये उन सब के अंदर से सर्च करेगा। मतलब अगर विदाउट आपने, आर इट विल नॉट वर्क। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी फाइल का नाम दे देते हो ना, जैसे मैं दे देता हूँ डाउनलोड्स और हमने जो test.com बनाया था, तो ये देखो अब उसके अंदर VCD नाम का कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है। लेकिन अगर उस फाइल के अंदर VCD होता तो ये वो डिस्प्ले कर देता। समझ आ गई? ठीक ठीक हो गया। और हाँ ये ना, ये एक्सटेंशंस को देख के परेशान नहीं होना, लिनक्स ना एक्सटेंशंस को इतना सीरियस नहीं ले रहा होता, मैंने ये काफ़ी नोटिस किया चीज़। ठीक हो गया। ठीक है। तो वो डॉट को मैंने गलती से ही लिख दिया था, लेकिन उससे इतना खास लिनक्स के केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है। अच्छा, बाकी हम आगे चलते हैं। और ये WC आपको काफ़ी हेल्प करेगा। WC क्या करता है, ये वर्ड काउंट के लिए यूज़ होता है। लेट सपोज एक फाइल है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये फाइल किस लिए होती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इसके अंदर कितनी सारी मल्टीपल लाइंस हैं, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें काउंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये इन्हें कैट करूँगा, उसके बाद WC-L लिख दूंगा। ये क्या करेगा कि ये इस कमांड का जो आउटपुट होगा ना, उस सब को इसके अंदर भेज देगा। ये जो पाइप है, ये भी हम आगे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो उसने बता दिया कि उसके अंदर 48 लाइंस हैं, ठीक है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैं फाइल भेज देता हूँ, वो गिन ले, लेकिन ये सही देता है, ठीक है। तो 48 लाइंस हैं, तो ये आपको लाइंस गिन के दे दी है इसने, ठीक है। अब ये ओक और सैट जो है ना, ये दोनों भी विम की तरह काफ़ी बड़े टूल्स हैं, तो इनको 15 हम मिनट डिटेल में, ये मैं बता रहा था कि ये जो ओक और सैड है ना, ये दोनों इन इटसेल्फ एक काफ़ी बड़े मतलब इनकी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं। और ये आपका नॉर्मली जब आपको सिर्फ कमांड लाइन ही होती है ना, और आप बहुत बड़ी फाइल्स के साथ डील कर रहे होते हो, तो तब आप इनको काफ़ी यूज़ करते हो। तो अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो हमारा असली वाला टॉपिक रह जाएगा। तो बेहतर ये कि इन चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर करें, किसी को हेल्प चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर्स पे। अब ना आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब कि आपके जो कर्नल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये उसके लिए। अब आपको पता है एक स्टैंडर्ड इनपुट होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, और स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। अब आपको भी थोड़ी देर पहले याद होगा कि हमने एक कमांड रन की थी, ये वाली। तो इसमें हमें ना बहुत सारे परमिशन डिनाइड आ रहे थे, जिस तरह ये है। तो परमिशन डिनाइड, अब ये हमारे एक एरर है ना, तो अब हम चाहते हैं कि भाई हमें ये एरर वाली नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वही चाहिए जो हमने मांगा है, बाकी ये एरर वगैरह ना किसी तरह गायब कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो भी आउटपुट होगा ना, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एरर के लिए टू यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे किसी फोल्डर के अंदर। इसको लेट सपोज मैं उसी के डाउनलोड्स के अंदर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो आपको एरर नहीं नजर आ रहे होंगे कोई भी। अब ये अगर हम टू के साथ क्या लिखा है आपने? टू के साथ, ये ऑपरेटर है, ये अभी चलो ये पहले बता देता हूँ। ये ऑपरेटर यूज होता है जो ग्रेटर देन का साइन है ना, अगर आपने एक कमांड रन किया है, ठीक है, उसके आगे ये साइन डाल दिया और उसके आगे किसी फाइल का नाम लिख दिया, तो वो क्या करेगा, उस कमांड का आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाने के बजाय ना उस फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब उस फाइल के अंदर लिख देगा सारा, ठीक है। अब ओके। एक और चीज होती है इसमें, एक अगर आप इसे दो दफा यूज करें ना, मतलब दो बार आपने ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि जो उस फाइल के अंदर पिछला कंटेंट पड़ा हुआ है ना, उसके नीचे अपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने ये सिंगल किया ना, तो ये पिछले वाले कंटेंट को मिटा के उस पर नया कंटेंट लिख देगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पाइप का कमांड है, पाइप क्या कर रहा होता है कि ये भी यही काम कर रहा होता है। जैसे एक कमांड का आउटपुट है, उसे अगर आपने किसी अगली कमांड में इनपुट देना है ना, जैसे अभी मैंने आपको पहले ये WC वाला करके दिखाया था, ये वाला, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने ये पाइप यूज किया था। तो ये क्या कर रहा था कि इस कमांड का जो भी आउटपुट था ना, वो इस कमांड के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा था। तो इसीलिए इसने हमें बता दिया था कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, क्योंकि इस कमांड के आप जितनी लाइंस दोगे ये वो गिन के बता देगा कि इतनी लाइंस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिक इसका ये पर्पस था, ठीक है। तो अब हम, अगर अभी मैंने आपके सामने एक कमांड रन किया था ये वाला, तो इसके टेक्निकली होना क्या चाहिए कि टू का मतलब है एरर। जितने भी आपके स्टैंडर्ड एरर होंगे ना, एरर मैसेजेस होंगे, अब वो आपने इस फाइल के अंदर लिखवा दिए, ठीक है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इस फाइल का पाथ डालते हैं और उसको कैट करके देख लेते हैं। तो ये देखो सारे एरर आपको उसमें नज़र आने लगे हैं, क्योंकि इसने उसमें से जितने भी आपके एरर थे वो सारे उस फाइल के अंदर राइट करवा दिए, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जो आपने वीसी की कमांड यूज की थी उसके साथ माइनस एल लिखा हुआ है, वो क्या था? WC के साथ हाँ वो जी। -L ना, उसका एक पैरामीटर था काइंड ऑफ। ये क्योंकि ना ये टूल्स इतने छोटे नहीं होते, इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होती हैं,
तो अब आपने बताना होता है कि आपको इस टाइम पे चाहिए क्या। अब आपने डैश एल लिखा तो उसने उससे लाइंस गिन के दे दी, ठीक है। अगर हो सकता है उसके कुछ और पैरामीटर्स होंगे जो कि कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते होंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक कमांड बताया था मैन। ये मैनुअल आपको ना हर टूल का डिटेल दे देता है कि अगर मैं डैश सी लिखता तो ये अंदर से बाइट काउंट करके दे देता, डैश एम लिखता तो ये अंदर से करेक्टर काउंट करके दे देता, डैश एल लिखता तो ये न्यू लाइन जितनी भी लाइंस हैं वो काउंट करके दे देता। तो ये इस तरह टूल्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, तो आपको क्या चाहिए उस टाइम पे आप वो इन पैरामीटर्स के थ्रू बता रहे होते हो। तो मतलब और इसने न्यू लाइंस काउंट करके दी थी पहले। हाँ, हाँ, मतलब न्यू लाइंस वही जितनी लाइंस उसके अंदर है उतने एंडल होंगे ना, तो ये वो ओके। काउंट करके देगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब हर कमांड के मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना, आप इस तरह भी देख सकते हो। अब आप 100 कमांड्स हैं, आप किस किस की ये याद रखोगे, तो इसीलिए आपको ये डैश डैश हेल्प या जो मैन कमांड है ना, ये दो चीज़ें आपको नॉर्मली काफ़ी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल खोलो वहाँ से सर्च करो और बस। और हाँ चलो अब आपको ग्रेप का एक और मैं दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं अगर WC डैश हेल्प करता हूँ ना, तो कुछ टूल्स का ना ये बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाती है। तो लेट सपोज आप उसमें से सिर्फ न्यू लाइन सर्च करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये कमांड लिखोगे, इसके आगे आप इसे ग्रेप के अंदर पास करोगे और आप कहोगे कि न्यू लाइन ढूंढ के दे दे मुझे। तो ये देखो अब जिस लाइन के अंदर न्यू लाइन वर्ड था इसने वो आपको हाईलाइट करके दे दी है, बजाय इसके कि आपको पूरा आउटपुट देता। इस बात की समझ आई? नहीं, प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। देखो ना, जब आप खाली WC हेल्प कर रहे थे हम्म। तो ये इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन आ रही थी। अब हो सकता है कि कुछ ओ टूल्स के गॉट इट बारे में गॉट ये इट। बहुत लंबी हो, तो मतलब आपने न्यू उसके लाइन अंदर से ग्रेप के की। थ्रू फिल्टर कर लिया कि जहाँ पे न्यू लाइन का कीवर्ड है सिर्फ वो वाली लाइन दे दो मुझे। तो ये ग्रेप का ये फायदा है, ठीक है। नाइस। तो ये चीज़ें आपको जब नॉर्मली सर्वर्स वगैरह पे आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये जिन लोगों ने ये पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो काफ़ी बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है जिन्हें नहीं पता उनके लिए। तो अब हम थोड़े से मज़ेदार टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, परमिशन मैनेजमेंट। तो ये कमांड लाइन ज़्यादा छोटी तो नहीं लग रही आप लोगों को? नहीं, गुड सीन है। अच्छा, तो ls कमांड के थ्रू आपको पता है कि आप सारी जितने भी फोल्डर्स फाइल्स वगैरह हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हो। तो एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमें पता है कि डॉक्यूमेंट्स ना एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है, फाइल नहीं है कोई। तो जो पहली बाइट होगी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे डी लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे खाली डैश है तो इसका मतलब है ये एक फाइल है। यहाँ तक समझ आ गया? यस। अब इसके बाद हम अगर आगे चले ना, तो ये आपने देखा होगा RWX इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। ये होती हैं यूज़र की परमिशंस। अब ये परमिशंस जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन ले, क्योंकि अभी आगे हमने जो सेट UID वगैरह डिस्कस करनी है ना, तो वो फिर उसमें कंफ्यूज होता रहेगा। अगर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सबसे पहली तीन होती है ना, मतलब डायरेक्टरी या फाइल, यहाँ से हमें पता चल गई इससे। उसके बाद जो पहली तीन होती है ना, वो परमिशंस होती हैं ओनर की। लेट्स सपोज मैंने अभी एक डाउनलोड्स के अंदर फाइल बनाई थी जिसका नाम था test.com, ठीक है। तो अगर क्योंकि वो मैंने बनाई थी तो उसका ओनर मैं हूँ। ये देखो, ये VCD उसका ओनर है, ठीक है। तो जो मैं हूँ, मेरे पास इस फाइल के ऊपर RW की रीड और राइट की परमिशन है। एक तीसरी होती है एग्जीक्यूट की। अभी मेरे पास इस फाइल के ऊपर वो नहीं है, मैं सिर्फ इसे रीड और राइट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और उसे रन करने की कोशिश करता हूँ तो वो रन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा, लिनक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप्स का। लेट्स सपोज एक सर्वर पे मल्टीपल यूजर्स हैं और मैं चाहता हूं कि उनमें से 3 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और 3 नॉर्मल डेवलपर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ना थोड़े से ज़्यादा परमिशंस हो और जो दूसरे हैं डेवलपर्स हैं उनके पास थोड़ी सी कम परमिशंस हो। तो मैं बजाय इसके कि एक एक यूज़र को अलग अलग जगह पे जाके परमिशन देता रहूं, मैं क्या करता हूँ, उन्हें एक ग्रुप में डालता हूँ और फिर उस ग्रुप की परमिशन दे देता हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम बचता है कि बजाय इसके कि एक एक यूज़र के लिए हम करें, हम एक ही ग्रुप के लिए कर देते हैं और यूज़र्स को उस ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है। अब आपको में से किसी को याद है, शुरू में मैंने बोला था कि हर बंदा सूडो नहीं रन कर सकता लिनक्स के सिस्टम में, जब आप यस। किसी शेयर्ड सर्वर पे यूज कर रहे होते हो। तो सूडो नाम का भी एक ग्रुप है सूडोर्स का, ठीक है। जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं सिर्फ वो सूडो का कमांड यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये ग्रुप बनते किस तरह हैं, इन ग्रुप के अंदर मेंबर्स किस तरह डालते हैं,
और ये चीज़ें हम अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद खैर फ़िलहाल ये हो गया। तो अगली जो 3 परमिशन है ना RW, ये आपकी ग्रुप की होती हैं। अब मतलब जैसे मैं VCD यूज़र हूँ, ग्रुप का नाम भी VCD है, ये ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। तो जो VCD ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उनके पास इस फाइल के ऊपर रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की उनके पास भी नहीं है। और जो बाकी अदर यूज़र्स हैं जो ना ओनर हैं इस फाइल के, ना वो किसी ग्रुप में आते हैं, मतलब VCD ग्रुप में आते हैं, तो उनके पास इस पे सिर्फ रीड की परमिशन है, वो इस फाइल को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ch मोड का कमांड यूज़ होता है परमिशंस वगैरह देने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ch मोड +x कर देता हूँ और फिर test.com लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, सबको इस पे परमिशन दे देगा, एग्जीक्यूट की भी। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको x भी लिखा नज़र आ रहा है, ये x लिखा हुआ है, ये लिखा है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूज़र को ही एग्जीक्यूट की परमिशन मिले, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बाकियों के से मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन ले लेनी है, मैं उन्हें नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे माइनस लगा के ओ लिख लूँगा, ओ मतलब अदर्स। ठीक है। और अगर मैं अब दोबारा ही चेक करूँ, तो ये देखो अदर्स के पास से एग्जीक्यूट की परमिशन ख़त्म हो गई है, जो कि यहाँ पे इनके पास थी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लिनक्स में एक परमिशंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो परमिशंस आपके पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक रीड परमिशंस, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन। ठीक है। तो जब भी हम लिनक्स में कोई भी फाइल या डायरेक्टरी वगैरह बनाते हैं, तो हम उस पर कुछ परमिशन सेट करते हैं बेस्ड ऑन विच यूज़र्स को उस पर एक्सेस मिलती है। ठीक है। तो अगर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट हैक द बॉक्स अकेडमी से लिया हुआ है, ये हमारे पास एक सैम्पल आउटपुट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम ls-l करते हैं, तो उसके बाद हम आगे किसी फ़ाइल का पाथ दे देते हैं, या हम किसी भी डायरेक्टरी में ये वैसे कर देते हैं, तो ये उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी परमिशंस और बाकी डिटेल्स हमें डिस्प्ले करवा देता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये डैश है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक फ़ाइल है। अगर यहाँ पे डैश के बजाय डी लिखा होता, तो इसका मतलब है कि ये जो आगे चीज़ है ये फ़ोल्डर होती। अगर मैं इसके आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं ये करूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जैसे हमारे पास, हमें पता है कि CTF एक फ़ोल्डर है हमारे पास, तो ये देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ है, डी का मतलब डायरेक्टरी। ठीक है। और जो हमारे पास सिंपल फाइल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास डैश आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस, इससे हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमें RWX ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें अगर हम देखें, तो जो सबसे पहले RWX है, ये हमारी परमिशंस हैं उस फाइल के ओनर की। मतलब अगर मैंने एक फ़ाइल बनाई है, या इस केस में रूट ने ये फ़ाइल बनाई है, तो उसका ओनर रूट है, तो रूट के पास उस फाइल को रीड करने की भी परमिशन है, राइट करने की भी परमिशन है, और एग्जीक्यूट करने की भी परमिशन है। ठीक है। उसके बाद लिनक्स में हमें एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का। ग्रुप क्या होता है कि लेट सपोज मैं कुछ चीज़ों, लेट सपोज मेरे एक सर्वर पे मल्टीपल यूज़र्स हैं, उनमें से कुछ डेवलपर्स हैं और कुछ सिस्टम एडमिन्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ों पे परमिशन दे दूँ, एक्सेस दे दूँ, और कुछ कम, जो हमारे दूसरे डेवलपर्स हैं उनको कुछ कम चीज़ों पे दूँ। तो बजाय इसके कि मैं एक-एक को पकड़ के उसको उसके हिसाब से परमिशन वगैरह का कर रहा हूँ, मैं ग्रुप बना देता हूँ और उस ग्रुप में उन सबको ऐड कर देता हूँ, और फिर उस ग्रुप को परमिशन असाइन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो परमिशंस उस पूरे ग्रुप को मिल जाएंगी, तो वो उसके थ्रू फिर जो भी अपने टास्क होंगे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में ये फाइल का ओनर का नाम है और ये उस ओनर के ग्रुप का नाम है, तो इस केस में ग्रुप का नाम भी रूट ही है। तो ये जो परमिशंस है ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो रूट ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है। और उनके पास सिर्फ रीड और राइट करने की परमिशन है, वो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एक स्क्रिप्ट होती, तो वो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। और उसके बाद फाइनली जो आखिरी 3 होती हैं, ये हमारे पास अदर उसके लिए परमिशन होती है, मतलब जो ना तो इस फाइल के ओनर हैं, ना वो उस ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब बाकी नॉर्मल यूज़र्स हैं, तो ये उनकी परमिशन है। अब उनके पास इस केस में सिर्फ रीड की परमिशन है, उनके पास राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था, और जो कि परमिशंस हमारी मतलब हमारे यूज़र्स के पास किस तरह परमिशंस होती हैं। अब अगर हम इन परमिशंस को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें, तो हम उसके लिए ch मोड का कमांड यूज़ करते हैं। तो ch मोड की कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप के मेंबर्स को भी कुछ परमिशन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अदर्स को भी दे सकते हैं। खैर, ये अभी मैं आपको टर्मिनल पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा इसका। लेट्स सपोज़ हम डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ टेस्टिंग के नाम से। ठीक है।
तो अगर हम अभी देखें तो ये टेस्टिंग पे हमारे पास जो हमारा फाइल का ओनर है उसको रीड और राइट की परमिशन है, उसे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो उस ओनर का ग्रुप है उसके पास रीड और राइट की परमिशन है, उसके पास भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और इसी तरह हमारे जो हम इस टेस्टिंग फाइल के ऊपर हम अपने परमिशन चेंज करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं इस चाहता हूँ कि इस फाइल के ओनर को इस फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के परमिशंस भी मिल जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि यू यूज़ करूँगा, मतलब कि chmod u प्लस एक्स और आगे मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा। अब यू का मतलब यहाँ पे यूज़र मतलब इस फाइल का ओनर है, और ये प्लस का मतलब है कि उसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे देनी है, और उसके आगे एक्स है जो कि एग्जीक्यूट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ और फिर मैं दोबारा इस चीज़ को चेक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसके फाइल के ओनर को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है। और अगर मैं ये एग्जीक्यूट की परमिशन चाहता हूँ कि मैं उसे वापस ले लूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेम वही कमांड करूँगा, बस इसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे यू की जगह प्लस की जगह माइनस कर दूँगा। और अगर मैं इसे दोबारा चेक करूँ तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट की परमिशन वापस वहाँ से रिवोक हो गई है। सेम इसी तरह अगर मैं ग्रुप्स को देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यू की जगह जी लिख दूंगा। अगर मैं अदर्स को देना चाहता हूँ तो मैं यू की जगह ओ लिख दूंगा यहाँ पे। और अगर मैं मतलब एग्जीक्यूट की जगह रीड की या राइट की परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं आर या डब्ल्यू लिख दूंगा। आप मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकते हैं, मतलब कि मैं मतलब चाहता हूँ कि अदर्स जो हैं उनको रीड की भी परमिशन मिल जाए, राइट की भी मिल जाए और एग्जीक्यूट की भी मिल जाए, तो मैं उन ये इकट्ठे भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं अब चेक करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट के ऊपर जो अदर्स हैं, सॉरी टेस्टिंग फाइल के ऊपर जो अदर्स हैं उनको रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस मिल चुकी हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था। इसके अलावा परमिशंस देने का एक और तरीका होता है जो कि हम इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने कि रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1, ठीक है। लेट सपोज आपके इस टाइम पे जो टेस्टिंग वाली फाइल है पास सारी परमिशंस हैं, ओनर के पास सिर्फ रीड और राइट की है, और जो ग्रुप है उसके पास रीड और राइट किया है। मैं चाहता हूँ कि ओनर के पास सारी परमिशंस हों, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 + 1 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूँगा। ये होगा ओनर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड और राइट की ही परमिशन रहे, तो रीड और राइट क्या होगा, 4 + 2 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ये पोस्ट करना, कर दिया। हेलो, जी जी कुछ कह रहे ठीक है, ओके। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है सॉरी मेरा जो इस फाइल का ओनर है उसको रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हों, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 + 1 7, यहाँ पे 7 लिख दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रुप है, जो ये वाली है, इसके पास रीड और राइट की ही परमिशंस रहें और इसके अलावा कोई और परमिशन ना आए, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 6 कर दूँगा। 6 कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो अदर्स हैं उनके पास कोई भी परमिशन ना हो, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा और उसके बाद आगे फ़ाइल का नाम दे दूँगा। तो अगर हम इसके बाद दोबारा चेक करें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो फ़ाइल का ओनर है उसके पास तीनों रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस हैं, और जो हमारा ग्रुप है उसके पास सिर्फ रीड और राइट की है, और जो हमारे अदर्स हैं उनके पास से सारी परमिशंस रिवोक हो गई हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था परमिशन मैनेजमेंट के से रिलेटेड। बाकी इसके डिफरेंट ये आपको मेथड्स भी मैंने आपको सब बता दिए हैं, तो ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है CHON का, ये कॉन्सेप्ट क्या किस लिए यूज़ होता है कि लेट्स सपोज मैंने जो फाइल बनाई थी टेस्टिंग की, उसका जो ओनर था वो मुगीस था, मतलब मैं खुद था। मैं चाहता हूँ कि इसका ओनर मैं चेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं CHON कमांड लिखूँगा
उसमें जिस यूज़र को मैं और ग्रुप को मैं वो परमिशन मतलब उसका ओनर बनाना चाह रहा हूँ, मैं उनके नाम लिखूंगा इस फॉर्मेट में, मतलब यूज़र नेम आगे कोलन और आगे ग्रुप का नाम, और उसके बाद मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा। तो क्या होगा कि उस फाइल के ओनरशिप जो है वो किसी और दूसरे यूज़र को चली जाएगी। अब वो उसका ओनर होगा और वो उसको ओनर वाले प्रिविलेजेस के साथ, ओनर वाली परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकेगा। और सेट जीआईडी कुछ आपके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेट यूआईडी और सेट जीआईडी का काम क्या होता है? लेट्स सपोज मैं एक रूट हूँ, मैं एक रूट यूज़र हूँ, मेरी एक फ़ाइल है जिस पे मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नालैन एक सर्वर पे यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है। नालैन सिर्फ वो वाली जो फाइल है ना, वो मेरे वाले राइट्स के साथ, मतलब मेरे वाले प्रिविलेजेस के साथ, मेरी वाली परमिशंस के साथ उसे एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए सेट यूआईडी का और सेट जीआईडी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ज़्यादा फोकस हम सेट यूआईडी पे करेंगे, सेम वो सेट जीआईडी वाला केस होगा, उसमें बस ग्रुप के लिए होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक टूल है एनमैप, हम उसकी कैट की एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, कैट में चाहता हूँ कि नालैन ना किसी भी फाइल को रीड कर सके, लेकिन नालैन क्योंकि नॉर्मल यूज़र है तो वो हर फाइल को कैट के थ्रू रीड नहीं कर सकता, उसको परमिशन का एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र की तरह शेडो फाइल को रीड करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास परमिशन डिनाइड का एरर आ जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना कैट के ऊपर सेट यूआईडी लगा दूंगा। सेट यूआईडी क्या करेगी कि नारायण जब भी कैट कमांड रन करेगा ना, वो उसे मेरे वाले प्रिविलेजेस के साथ रन कर रहा होगा। ठीक है, मतलब वो एज ए मुगीस रन कर रहा होगा या एज रूट रन कर रहा होगा। ठीक है, अगर मतलब नालैन चाहता है कि उसकी कोई फाइल है जिसको जिशान मतलब जिस पे जिशान एक्सेस कर सके, तो नालैन उसके ऊपर सेट यूआईडी बिट सेट कर देगा, तो फिर जिशान उसकी फाइल को एक्सेस करेगा, या कोई और यूजर भी है तो वो भी उस फाइल को एक्सेस करेगा। तो इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपका कोई रिसोर्स है, कोई फाइल है, और उस पर कोई और बंदा आपके वाले प्रिविलेजेस के साथ उसे यूज़ कर सके, तो आप उस पर सेट यूआईडी बिट लगा देते हो। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या आता है? ये एक तो सी एच मोड से जब आप कर रहे होते हैं तो आप इसमें +S यूज़ करते हैं और आगे जो भी आपने फाइल का नाम लगाना होता है। तो उसके बाद जब आप इसे चेक करेंगे ना, तो एक तो ये कलर इसका रेड हो जाता है टर्मिनल में, और दूसरा एग्जीक्यूट की जगह ना आपके पास ये S लिखा आएगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर सेट यूआईडी है, और ये वाला जो S है ना ग्रुप की परमिशंस के ऊपर, ये सेट जीआईडी है। ठीक है, तो मतलब जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उस प्रिविलेजेस के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। चलो, अच्छा जी, इसके बाद आगे अगर हम चलें तो स्टिकी बिट का एक कॉन्सेप्ट है। अब लेट्स सपोज वही वाली बात के कुछ रिसोर्सेज हैं जिन्हें मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। एक फोल्डर है जिसपे सारों को परमिशन है कि वो आके फाइल्स वगैरह रीड कर लें। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और ना कोई फाइल डिलीट या रीनेम ना कर सके, तो मैं उसके ऊपर स्टिकी बिट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टिकी बिट क्या करेगी कि आपको किसी और यूज़र को उस पे उस फाइल को डिलीट नहीं करने देगी। ठीक है, तो ये इसका हिसाब होता है, और इसका जो सिंबल है वो टी लिखा आ जाएगा आपके पास, जिस तरह वो एस लिखा आया था ना, इसके केस में टी लिखा आ जाएगा। और क्या आता है अगर सारे यूजर्स के पास उस पर एग्जीक्यूट की परमिशन हो। तो ये हमारा था अभी तक का, जो जितना भी हमने बेसिक कवर करने थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यूज़र वगैरह को मैनेज करने की तरफ, के ग्रुप्स बनते किस तरह हैं, उसके अंदर यूजर्स किस तरह डालते हैं। नालैन ये सुन लेना, ये हैक द बॉक्स वाले में नहीं है। तो मैं इसकी स्लाइड्स पहले बनाने लगा था, लेकिन फिर ये मुझे अच्छा रिसोर्स मिला तो मैंने कहा यहाँ से ही हम डिस्कस कर लेंगे इसे। ये ब्राउजर डिस्प्ले हो रहा है सबको? जी। अच्छा, तो ये एक बड़ा अच्छा सा ब्लॉग है, तो इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमने कोई नया यूज़र डालना है तो उसके लिए ये कमांड है, यूज़र ऐड और -m, और आगे जो भी आपने उस यूज़र का नाम रखना है आप वो रख देते हो। उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, तो आपने वो इसको दे देनी है, जैसे आपका पासवर्ड वगैरह होता है, ये चीज़ें। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक शुरू में बताया था कि एक सूडो का ग्रुप होता है, और जो उसके मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही सूडो का कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब जो ये कमांड है ना, ये क्या कर रहा है, तो आपने जो एजी है ना, ये ऐड ग्रुप का लिया है। मतलब आप चाह रहे हो कि आप इस यूज़र को, लेट सपोज यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, इस यूज़र को सूडो वाले ग्रुप में डाल दो, तो उसके लिए आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कमांड था। उसके अलावा आपने अगर यूज़र को स्विच करना है तो आप खाली SU लिखते होते हो नॉर्मल केसेस में, SU और आगे उस यूज़र का नाम लिख दो, तो
तब आप वो आपसे उस यूज़र का पासवर्ड मांगेगा और चला जाएगा। अगर आप उससे पहले सूडो लिख देते हो ना, तो वो फिर आपसे रूट वाला पासवर्ड मांगेगा, या अगर आप सूडोर्स वाले ग्रुप में हो तो वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही आप दोगे वो आप दूसरे यूज़र के अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक आइडिया था। अब ना इसके अंदर एक पासवर्ड फाइल होती है, इसको छोड़ दो, ये एक टूल ही है। पासवर्ड फाइल होती है एटसी पासवर्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसके वो काउंट करके दिखाए थे। तो उस फाइल के अंदर ना आपके जितने भी यूजर्स होते हैं ना, उनके नाम होते हैं, और जो एक्स लिखा होता है ना उसके अंदर, वो आपके पासवर्ड पे मैप कर रहा होता है। आपका पासवर्ड स्टोर होता है शैडो फाइल में, ये भी हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। और साथ उसके कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी यूज़र आईडी वगैरह लिखी होती है, और इन दी एंड उसमें आपकी होम डायरेक्टरी का पाथ होता है, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हर यूज़र की अपनी होम डायरेक्टरी होती है, और आगे उसके शेल होती है, मतलब आपको कौन सी शेल पे एक्सेस है। कुछ लोगों को शेल ही मिलती ही नहीं है, मतलब वो टर्मिनल नहीं यूज़ कर सकते कुछ यूज़र्स। ठीक है, तो ये बेसिक कमांड था। ये आपका यूज़र डिलीट करने के लिए कमांड है। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा ग्रुप वाला, कि अगर आपने कोई नया ग्रुप बनाना है तो आप इस कमांड के थ्रू एक नया ग्रुप बना सकते हो। ये जैसे इसने एक लीड्स का ग्रुप बना दिया, एक डेवलपर्स का बना दिया, और एक एसआरई का बना दिया। अब आप क्या करोगे कि आपने ग्रुप बना दिया, अब आप उसका जो डैश ए के फ्लैग के साथ आप जिस यूज़र का नाम लिखोगे वो उस ग्रुप का एडमिन बन जाएगा, और आपने उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आप इस तरह डाल दोगे। मतलब ये आप नहीं सिंबल डालोगे, डैश एम लिख के आगे यूज़र्स के नाम लिखने शुरू कर दोगे, कॉमा सेपरेटेड, और इन दी एंड आप ग्रुप का नाम लिख दोगे। तो वो सारे जितने भी यूज़र्स होंगे वो उस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। फिर एक ग्रुप फाइल होती है, ये उसकी बात है। मैंने आपको बताया था कि एटसी के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो उन्हीं के अंदर हमारी ये चीज़ें भी पड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर आपको जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, ये उन सब की डिटेल्स इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी आपको। बाकी आगे ये परमिशंस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था यूज़र मैनेजमेंट और ग्रुप्स वगैरह से रिलेटेड। अच्छा, तो ये पासवर्ड फाइल क्या होती है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये अब आप लोग देख रहे हो कि मैं इसे एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अगर मैंने इसे रिलेटिव पाथ देना होता तो मैं डॉट डॉट स्लैश 3-4 दफ़ा करके तो फिर ये देता है। तो ये ऐसी पासवर्ड फाइल है, इसके अंदर यूज़र का नाम होता है, उसकी आईडी और ग्रुप आईडी लिखी होती है, उसकी होम डायरेक्टरी का लिंक होता है, मतलब उसकी पाथ होती है, और जौन सी शेल उसके पास है। शेल मतलब आपके पास मल्टीपल होती हैं, जैसे ये अभी जो मैं चला रहा हूँ, ये जो शेल है मेरे पास, ये बैश है। इस तरह ZSH भी होती है, SH भी होती है, मतलब मल्टीपल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये देखो, ये मेरा यूज़र का आ गया। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है ना, कि ये जो एक्स है ना, ये आपके पासवर्ड के ऊपर मैप कर रहा होता है। आपका पासवर्ड इसके अंदर नहीं स्टोर होता, आपका पासवर्ड एक और फाइल के अंदर स्टोर होता है, लेकिन ये उस पर मैप कर रहा होता है। जिस फाइल के अंदर पासवर्ड स्टोर होता है उसका नाम है एटसी शैडो। अब देखो, इसे नॉर्मल यूज़र के थ्रू मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस पर एक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सूडो लिख देता हूँ पहले, सॉरी कैट भी लिखना था। ठीक है, तो अब ये मेरे से मेरा पासवर्ड मांगेगा, और अगर मैं इसे पासवर्ड करेक्ट दे देता हूँ तो ये उस फाइल को लिस्ट कर देगा। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ना, यूज़र का नाम तो लिखा हुआ है, आगे एक लंबा सा हैश है। तो ये हमारा पासवर्ड है, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं स्टोर करते सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो ये इस तरह हैश उसका कैलकुलेट करके वो स्टोर किया होता है। ये इससे आगे जो इन्फॉर्मेशन है, ये पासवर्ड की एक्सपायरी डेट है, कब पासवर्ड सेट किया था, कितनी बार चेंज किया था, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और जैसे ये मेरा यूज़र है तो ये उसके पासवर्ड का हैश है। ठीक है, तो ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं लिनक्स के लिए, एक यूज़र के लिए, और साइबर सिक्योरिटी में भी इनका थोड़ा बहुत काम होता है। जब आप लिनक्स के पासवर्ड वगैरह क्रैक करने होते हैं तो आप ये शैडो फाइल खोलते हो, इसके अंदर से हैश उठाते हो और उन्हें क्रैक कर रहे होते हो। तो इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? तो इन अच्छा, केस अगर किसी हाँ, अपने यूजर ने फॉर इंस्टेंस कोई रूट यूजर है तो उसने अगर पासवर्ड निकालना है तो वो कैसे करेगा? रूट यूज़र को भी प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं मिलेगा, उसे ये हैश की फॉर्म में मिलेगा, उसे तो खुद ही उसमें कोई डिक्रिप्ट करना, डिकोड। डिक्रिप्ट हाँ, का लेकिन पता होगा? जब आप रूट हो ना तो आप किसी और यूज़र का पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, या आप इस फाइल को भी एडिट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था रूट किंग है, वो कुछ भी कर सकता है हम्म। लिनक्स में।
तो मतलब आपको ज़रूरत ही क्या है उसकी, आप सीधे तरह हैश चेंज करो तो अपना पासवर्ड लगा दो वहाँ पे। जो लिनक्स के अंदर पैकेज मैनेजर होते हैं ना, हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर होता है। आप वो स्टोर खोलते हो, अंदर से टूल सर्च करते हो, उसे डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, तो यूबुंटू वगैरह में तो होता है, लेकिन काल इस तरह का होता है। लेकिन काली लिनक्स या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जिनमें नहीं होता। और नॉर्मली जो अच्छे लोग होते हैं वो पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं, वो जीयूआई को अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। तो पैकेज मैनेजर हमारे पास जो मोस्ट फेमस यूबुंटू वगैरह या काली लिनक्स पे चलता है वो एपीटी है। उसके अलावा पैकमैन वगैरह होते हैं, वो आर्च लिनक्स वगैरह के लिए होते हैं। यम होता है, डीएनएफ होता है। तो ये मल्टीपल टाइप के आपके पैकेज मैनेजर्स हैं। ठीक है, गिट वगैरह तो हम वो विंडोज पे यूज कर रहे होते हैं। क्या चीज़? गिट वगैरह भी होते हैं पॉपुलर। गिट। गिट गिट तो वो अलग चीज़ है, वो मैं बताता हूँ अभी। तो है सबसे पहले एपीटी की बात करते हैं। तो ये हैक द बॉक्स का बाय द वे लिनक्स वाला मॉड्यूल है। जितने लोग सोसाइटी के हैं उन्हें तो पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता वो हैक द बॉक्स एकेडमी पे जाके इसे देख सकता है, फ्री है। अच्छा, तो एपीटी क्या करता है? आप एपीटी के अंदर एक ना लिस्ट होती है जिसके अंदर ना रेपोजिटरीज पड़ी होती हैं कुछ। तो आपके टूल्स हैं इन रेपोजिटरीज के अंदर पड़े होते हैं। तो ये पैकेट मैनेजर क्या करता है कि वहाँ से फेच करता है और उस टूल को इंस्टॉल कर देता है, जो भी आप कहते हो। ठीक है, तो ये इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद आप एपीटी के कैशे में चेक कर सकते हो कि ये वाला टूल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, मतलब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, या ये लोकली इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लिस्ट इंस्टॉल्ड, इस कमांड से आप लिस्ट कर सकते हो कि कितने पैकेजेस आपके ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। ठीक है, और ये कमांड आपका यूज़ होता है कोई भी टूल इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी कोई टूल इंस्टॉल करना होता है ना लिनक्स में, आपको उसके लिए रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, अगर आपने एपीटी वगैरह के थ्रू करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये एपीटी इंस्टॉल और आगे टूल का नाम लिख देता हूँ ना, तो ये फ़िलहाल इनकी रेपोजिटरी में ये नहीं पड़ा हुआ, लेकिन अगर ये टूल पड़ा हो ना तो वो उसे इंस्टॉल कर देता है। लेट सपोज मैं नेटकैट ट्राई करता हूँ, अगर वो पड़ा हो तो ये देखो अब उसने नेटकैट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो ये उसका सारा सेटअप खुद ही कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, गिट का इन्होंने यहाँ पे पता है क्यों लिखा हुआ है? कुछ टूल्स आपके होते हैं जिनकी गिटहब रेपोजिटरीज पे आपके पास एक्सेस होती है, तो आप उन्हें क्लोन करते हो और उसके बाद उसके अंदर जो सेटअप का सारा प्रोसीजर लिखा होता है ना, आप वो फॉलो करते हो तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक फाइनल चीज़ जो डी पैकेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा विंडोज़ में ना अक्सर कोई टूल इंस्टॉल करना होता है ना, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करते हो कि आप कोई एक उसका सेटअप डाउनलोड करते हो जो मोस्टली ईएक्सी फाइल होती है। आप उसे रन करते हो, वो फिर आगे एक वो विज़ार्ड खोल देता है जिस पे आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। तो लिनक्स के केस में ना आपके जो पैकेजेस डाउनलोड होते हैं ना, वो डीईबी फाइल डॉट डीईबी उसकी एक्सटेंशन होती है। तो लेट्स सपोज डिस्कॉर्ड ना एपीटी के थ्रू इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई मसला आ गया, तो आप क्या करोगे कि डिस्कॉर्ड की डीईबी फाइल इंस्टॉल डाउनलोड कर लोगे अपने पास, और उसके बाद डी पैकेज और डैश आई और आगे वो जो आपकी डिस्कॉर्ड वाली डीईबी फाइल होगी वो लिख दोगे, तो वो उसे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो पैकेज मैनेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले डेबियन के केस में एपीटी आता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, रेपोजिटरी में जाके टूल ढूंढता है, उसे इंस्टॉल करके सारा सेटअप कर देता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है गिट के थ्रू आप क्लोन करो और आप उसके सेटअप वाले स्टेप्स को फॉलो करके सारा सेटअप कर लो। और तीसरा तरीका है डी पैकेज के थ्रू आप कोई भी डेबियन फाइल है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, किसी का कोई के बाद आपका आ जाता है सर्विसेज और प्रोसेस। अब सर्विसेज और प्रोसेस भी हैक द बॉक्स ही मैं आपको एक उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, तो अब ना लेट सपोज मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था ना कि आप लिनक्स को एज ए सर्वर भी, मतलब आप अपनी लिनक्स मशीन है उसमें सर्वर भी बना सकते हो उसे, उसमें एसएसएच वगैरह कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। जिस तरह मैंने अभी ये जो मैंने विंडोज से लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये मैं उसके अंदर एसएसएच करके एक्सेस ली हुई है रिमोटली। ठीक है, तो ये वो सिस्टम है। तो अब ये करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, जो मेरी वर्चुअल मशीन थी उसके अंदर एसएसएच सर्वर डाउनलोड करना पड़ा, उसको सेटअप करना पड़ा। तो ये चीज़ें आपकी ना एज सर्विसेज चल रही होती हैं। मतलब सबसे पहले आपने एसएसएच ओपन एसएसएच को इंस्टॉल किया, sudo apt इंस्टॉल ओपन एसएसएच। ठीक है, उसके बाद सिस्टम सीटीएल के थ्रू आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। सिस्टम सीटीएल आप कह लो एक कमांड है लिनक्स का जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसके थ्रू उनका स्टेटस वगैरह भी देख सकते हो कि वो रनिंग है, एक्टिव है, या भी वो बंद हुआ हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
अच्छा, इनेबल का अक्सर होता है ना कि लेट्स सपोज मैंने अब एसएसएच सर्वर स्टार्ट कर दिया है, अब मैं सिस्टम बंद करूंगा तो दोबारा ऑन करूंगा तो सर्वर बंद हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सिस्टम ऑन करूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, मतलब सर्वर खुद ही चल जाए। तो उसके लिए ना हम इनेबल यूज़ करते हैं कि हम इसे एक ही दफ़ा इनेबल कर दिया, अब उसके बाद फिर जब भी सिस्टम बंद होगा दोबारा ऑन होगा तो वो एसएसएच को चला देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ये पीएस मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट दे देता है। फिर आप अगर आपने लिस्ट करना है कि कितनी आपके पास सर्विसेज रनिंग है तो आप इस तरीके से उन्हें लिस्ट कर सकते हो। अब ये जो यूनिट्स है ना, यूनिट क्या होता है आपका कि यूनिट आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें सर्विस की इंफॉर्मेशन होती है। ये भी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जनरल सीटीएल का मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ, यह भी हमारा टॉपिक नहीं है वैसे। जनरल सीटीएल ना आपके जितने भी कर्नल के, जितने भी सर्विसेज के, जितने भी डीमंस वगैरह, जितनी भी चीज़ों के लोग्स होते हैं ना, ये उन्हें मेंटेन कर रहा होता है। तो जनरल सीटीएल आपका लॉग के लिए होता है, तो इसके अंदर अगर हम स्पेसिफिक इसे कर देंगे सिर्फ एसएसएच सर्विस के लॉग्स दिखाने हैं तो ये सिर्फ उसके दिखाने लग जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे कुछ रनिंग प्रोसेसेस होती हैं, कुछ वेट कर रही होती हैं, क्योंकि प्रोसेसेस को कुछ सिस्टम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अगर वो कोई और प्रोसेस यूज़ कर रही है तो फिर इसे वेट करना पड़ता है। स्टॉप्ड का आपको पता है। और जो ज़ॉम्बी प्रोसेसेस हैं ये वो होंगी जो वैसे तो रुकी हुई हैं लेकिन प्रोसेस टेबल में ये आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद अब किल के लिए कुछ ये चीज़ें हैं, ये आपके सिग्नल्स होते हैं। अब ये इसकी डिटेल मेरा ख्याल है मैंने खैर लिंक दिया हुआ है, अब इसकी डिटेल पढ़ लेना, ये मैं अभी डिटेल में कवर नहीं करूँगा। ठीक है, अब लिनक्स में ना अक्सर होता है हम कुछ प्रोसेसेस को बैकग्राउंड करना चाह रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं पिंग करता हूँ कहीं पे, मैं कहता हूँ ये बैकग्राउंड पे चलता जाए, या अगर मैंने कोई और स्क्रिप्ट रन की है मैं कह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड पे चल जाए। तो मैं वहाँ पे ना इन्होंने ये काफ़ी कंफ्यूजिंग किया हुआ है। मैं नॉर्मली ये कर लेता हूँ, जैसे ये प्रोसेस है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड में चली जाए लेकिन रुके ना, तो मैं इसके आगे एंड लगा देता हूँ। सस्पेंड करने के लिए अच्छा, तो it सिंपल needs to be कंट्रोल a जी दबा देंगे service. ना। क्या It हुआ? needs to be a service. It needs to be a service in कोई order भी to run कुछ it भी हो in the सकता है, background. कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह हो सकती है, कोई टूल हो सकता है। Okay. ठीक है, तो ये अगर आपने उसे सस्पेंड करना है ना, मतलब उसी स्टेट में रोक देना है, तो आप कंट्रोल जी दबा दोगे। वरना आप उसको ये उसके आगे ना एंड लिख दोगे तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो बाकी आप जब जॉब्स का कमांड लिखोगे ना तो ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी कि जितनी भी आपने बैकग्राउंड की हुई हैं या सस्पेंड की हुई हैं प्रोसेसेस। ठीक है, और अगर आप उनमें से किसी को वापस फोरग्राउंड में लाना चाह रहे हो तो आप एफजी लिखोगे और आगे उसका नंबर दे दोगे, मतलब ये 1 पे पड़ी हुई है ना फिलहाल, तो आप 1 लिखोगे तो ये वापस फोरग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक हो ठीक हो गया। गया। तो ये आगे ये वो लिखा हुआ है कि एक लाइन में मल्टीपल कमांड्स कैसे रन करने हैं, तो आप सेमीकोलन लगा के एक ही लाइन में ज़्यादा कमांड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड लगा सकते हो, लेकिन इसमें ये होगा कि अगर पिछली कमांड फेल हो गई तो अगली भी चलेंगी नहीं। तो पाइप हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक किसी का। अच्छा, सर्विसेज हो गई हमारी। अब हम आते हैं टास्क स्केजुलिंग पे, जिसमें हमारी क्रॉन जॉब्स और सिस्टम डी हैं। ये जब टास्क स्केजुअल करना होता है ना अपने, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, ये ना हर घंटे बाद एग्जीक्यूट हो या हर महीने बाद एग्जीक्यूट हो, मतलब मैं इस चीज़ को ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं उसके लिए क्रॉन जॉब्स को यूज़ करता हूँ। क्रॉन जॉब्स क्या होती हैं कि क्रोन जॉब क्या करती है कि आपके टास्क को स्केड्यूल कर लेती है। इसके अंदर आप टाइम डिफाइन करते हो, जो कमांड्स उसने रन करनी है वो डिफाइन कर देते हो, और मतलब उसके डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं, वो भी हम जब ब्लॉग खोलेंगे ना तो उसमें डिटेल में लिखी होंगी। अच्छा, अब क्रोन जॉब रन कौन कर रहा होता है? एक डीमंस का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो प्रोसेसेस होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ठीक है ना? तो ओके। इसी तरह क्रोन जॉब का भी एक क्रोन डीमन होता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और वो ना कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है कि कोई टास्क ऐसा तो नहीं है जो स्केड्यूल हुआ हो, अगर है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा आ जाता है क्रोन टेबल। क्रोन टेबल के अंदर हमारे जितने भी यूज़र्स होते हैं ना, उन सब की जो क्रोन जॉब्स होती हैं वो सारी वहाँ पे होती हैं। तो अब मैं ये एक आपको बड़ा अच्छा सा ब्लॉग दिखाता हूँ। इसके अंदर उसने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम इसकी वजह से बच गया था। किधर गया? हाँ, ये। अच्छा जी, अच्छा तो एक हमारा ये फ़ोल्डर होता है वार्स पूल के नाम से, ये देख रहा नज़र आ रहा है? हाँ जी। ये फ़ोल्डर होता है, इसके अंदर जो क्रोन टैब्स है ना,
अब यहाँ पे ना सारे यूज़र्स के क्रॉन टैब्स पड़े होंगे, जिस तरह ये रूट के पड़ा हुआ है, जॉन का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्रॉन टैब के अंदर क्या होता है कि आप अपनी क्रॉन जॉब को डिफाइन करते हो। तो क्रॉन जॉब को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट जाओ इस फाइल के अंदर लिख दो, या आप कमांड क्रॉन टैब डैश ई लिखो, और ये फिर आपसे पूछ लेगा, आपसे ना कुछ इन्फॉर्मेशन, वो आपके सामने फाइल खोल देगा, फिर आप उसके अंदर अपनी क्रॉन जॉब वगैरह लिख सकते हो। अब वो लिखते किस तरह, वो भी आगे आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ये कभी सिर्फ स्केड्यूल करता है सर्विस को, और कुछ नहीं अभी करता? अभी मैं दिखाता हूँ क्या करता है। सिर्फ सर्विस को नहीं, कुछ भी आपने कोई स्क्रिप्ट भी रन करनी है तो ये उसको भी कर देता है। अच्छा, कुछ लोगों को, कुछ यूज़र्स को, क्योंकि जब आप मैनेज सर्वर्स में जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, कुछ लोगों को अलाउ नहीं होता, तो अगर आप यूज़र का नाम इसके अंदर, इस फाइल के अंदर डाल दो ना, तो फिर उसे अलग क्रोन जॉब्स रन करने की परमिशन होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब भी आपने मॉडिफाई करनी होती है ना, उसके लिए आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, वरना तो हर कोई करता रहे फिर, ठीक है। तो ये सूडो इसलिए लिखा हुआ है इसने यहाँ पे। और एक और चीज़ जो कि मैं बता रहा था कि ये भी एटसी के अंदर ही पड़ी हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी होती हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर हमारी शैडो फाइल होती है, पासवर्ड फाइल होती है, क्रॉन जॉब्स की फाइल होती हैं, हमारे जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे पड़ा होता है। अच्छा, तो अब हमने ये क्रॉन की सर्विस रन कर दिया, मतलब कि क्रॉन जॉब्स को अब वो जितनी भी वो क्रॉन वाला जो डीमन होगा वो चलना शुरू हो जाएगा इन शॉर्ट। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इनको हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं सीधा क्रॉन जॉब के अंदर। एक सेकेंड, हाँ, ये क्रॉन जॉब है, सादी सी एक क्रॉन जॉब सिंगल। आप क्या करोगे कि क्रॉन टैब लिख के दिखा दूं आपको, मैंने लिखी हुई थी, क्रॉन टैब डैश ई करोगे। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि नैनो के थ्रू एडिट करना है या विम के थ्रू एडिट करना है, कुछ खास नहीं है, हम नैनो के थ्रू कर लेते हैं। अभी मैंने शुरू में बताया ये चीज़ें क्या होती हैं। अब ये मेरा क्रॉन टैब खुल गया है, हर यूज़र का अलग क्रॉन टैब होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी क्रॉन जॉब लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं ये वाली क्रॉन जॉब है, ये लिख देता हूँ इसके अंदर ऐसे। तो अभी ये प्रॉपर क्रॉन जॉब नहीं है, ये एक एग्जांपल ही है इसकी। तो इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ ना, तो ये इसको अब रन करेगा खुद ही, जब इसका टाइम स्केड्यूल है। अब ना टाइम को स्केड्यूल किस तरह करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये मेरा ख्याल है मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी हाँ देख नहीं ले, डाला हुआ। ताड़ना ला दो। चलो यहाँ पे होगा फिर, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ये स्टैटिक है ना आपके स्टार्टिंग में, ये आपका, ये आपको यहाँ पे ना आप अपनी डिटेल्स लिखते हो कि किस टाइम पे, किस दिन में, किस महीने में, किस हफ्ते में, मतलब इस तरह की चीज़ें आप डालते हो। तो जो सबसे पहला स्टैटिक मामा है ना, देख के ये मिनट ताड़ना का ला है, दीजिएगा। ठीक है। लेट सपोज आप यहाँ पे लिख देते हो 5, ठीक है। दूसरा वाला है आवर्स का, 0 से 23 के दरमियान। अगर आप इसको लिख देते हो 22:05 या 22:05, तो क्या करेगा, 10:05 पे आपकी वो क्रॉन जॉब रन कर देगा। क्या करेगा, ये वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई? ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि हम, मुझे ये हर वक्त नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ये जनवरी में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। स्टैटिक का मतलब है हर पॉसिबल वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पे स्टैटिक लगा रहेगा ना, तो ये स्क्रिप्ट मेरा ख्याल है ये हर मिनट बाद रन होती रहेगी और रुकेगी हमेशा नहीं पूरा समय। रहेगी। ठीक है। हाँ, हर मिनट बाद होती जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो तो फिर स्पेसिफाई कर देते हो, तो फिर वो उस तरह चलता है। उसके बाद आपका मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी में करना है 1 तो लिख दिया। लाइक लेदा फाइल रन हो रही होगी जब ये स्टैटिक्स हमने लगाए हुए हैं, हर हर मिनट के बाद लेदा एक फाइल रन होगी कि सिर्फ ये अलहदा फाइल क्या मतलब, फाइल तो एक ही पड़ी है ना, मतलब प्रोसेस अलग स्क्रिप्ट है? क्रिएट होगा, आप ये कह मतलब सकते तो ये तो वो फिर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस क्रिएट हो हो। जाएंगे, हाँ, तो इसीलिए हम लिनक्स इन क्रैश चीज़ों कर को जाएगा। अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कि लिनक्स हमारा तो ये बिल्कुल मसला, क्रैश कर जाएगा ना? सॉरी, हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा होंगी, डिपेंड करता है वैसे आपकी स्क्रिप्ट किस तरह की है। अगर तो नहीं स्क्रिप्ट नहीं सीधी नहीं, कैट कैट की है तो वो, प्रोसेसेस अगर आप बहुत ज्यादा रन करते चले जा रहे हो तो वो हम्म, ऑब्वियसली फिर वो क्रैश कर जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, अगर आपकी स्क्रिप्ट छोटी है तो 1 मिनट के अंदर वो एग्जीक्यूट होके बंद भी हो जाएगी, तो जब अगली चलेगी तो हो सकता है इस तरह फिर क्रैश नहीं करेगा आपका सिस्टम। तो ओके ओके। डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेज ऑफ वीक लिख देते हो कि जैसे मंडे को करना है 0 लिख दिया, ट्यूसडे को करना है 1 लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपने बड़े ध्यान से कॉन्फ़िगर करनी होती है। ये एसएच का मतलब है बैश, मतलब बैश के ऊपर ये रन करना है और ये चीज़ रन कर देनी है, ये आपकी स्क्रिप्ट का पाथ होगा, ठीक है।
अब ये आपका हो गया। उसके बाद ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, ये मतलब एक cron जॉब प्रॉपर बना के रन करके दिखाई हुई है। तो अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, मेन पर्पस था कि कॉन्सेप्ट बताना आपको, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। ये अब सिस्टम डी है, ये भी जो हम पहले सिस्टम सीटीएल कर रहे थे ना डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले, तो या उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी जो सर्विसेज रन कर रहे होते हैं। तो ये वो सर्विस लिखने का तरीका यहाँ पे वो बताया हुआ है उसने ना। तो सबसे पहले आपने एक कोई भी स्क्रिप्ट लिख दी, लेट सपोज उसी तरह जिस तरह ऊपर लिखी हुई थी, कोई भी रैंडम स्क्रिप्ट है आपकी। अब आप चाह रहे हो कि एक ऐसी सर्विस चलाऊं जो कि उसको मतलब रन कर दे उस स्क्रिप्ट को, और जब भी वो क्रैश हो ना वो उसे दोबारा रीस्टार्ट कर दे। ये मैंने जब वेब सर्वर पहली बार कॉन्फ़िगर किया था ना, तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में आया था कि अगर मेरी वेबसाइट क्रैश कर जाती है तो दोबारा कैसे स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली। तो तब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो फिर मैंने यहीं लगा दिया था। और एक्चुअली में भी उसका यही तरीका है कि आप क्या करते हो कि आप एक यूनिट फाइल बनाते हो। यूनिट फाइल के अंदर क्या होता है, यूनिट फाइल में नीचे इसने बताया था, ये आपकी यूनिट फाइल है। इसके अंदर आपने अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन दे देनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब उसे नेटवर्क चाहिए होगा, मतलब ना भी हो तो चलेगा लेकिन चाहिए होगा। उसके बाद ये उसके आफ्टर वाले हैं कि इसके अंदर जितने भी इस सर्विस के अंदर क्या था, इन्होंने सर्विस स्टार्टेड आफ्टर। अच्छा, जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने कौन कौन सी और सर्विसेज कौन कौन सी और यूनिट्स को रन करना है, क्योंकि यूनिट जो है ना, जैसे ये वाली तो हमारी सर्विस है ना, इस तरह कुछ टारगेट भी होते हैं। अब वो उनके डिटेल में नहीं हम जाते। तो वो क्या करेगा कि जब ये वाली सर्विस रन हो जाएगी ना तो फिर इन्हें भी चला देगा। उसके बाद अब ये आपकी सर्विस की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। टाइप सिंपल का मतलब है कि इसको मतलब सिंपल आपने जब ये वाला कमांड रन होगा ना, एग्जैक्ट स्टार्ट क्या करेगा कि ये वाला कमांड रन कर देगा। इस केस में हमने इसे एक फाइल की पाथ दे दिया, तो ये जैसे ये सर्विस स्टार्ट होगी ना वो इसे रन कर देगी, ठीक है। तो ये अगर तो सिर्फ सिंपल इतना सा प्रोसीजर तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, वरना इसकी और भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो अगर हम डिटेल में जाना शुरू करें तो बहुत ही ज़्यादा होंगी। खैर, अब ये रीस्टार्ट ऑन फेलियर और रीस्टार्ट सेकंड 10, अब ये इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैंने एक सर्विस रन की हुई है, वो क्रैश कर गई है, ठीक है, फेल हो गया है। तो ये 10 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद उसे दोबारा रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद किल मोड, अब कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनके आगे चाइल्ड प्रोसेसेस भी बन रही होती हैं, राइट। तो ये उस केस में अगर तो हम यहाँ पे खाली प्रोसेस लिखते हैं तो इसका मतलब है खाली इसी प्रोसेस को आपने रिमूव करना है। अगर यहाँ पे आप मिक्स्ड लिख देते हो ना, तो इसका मतलब है कि जितने भी उसके चाइल्ड प्रोसेसेस भी हैं ना, ये उन सबको किल कर देगा जब भी हम इस सर्विस को स्टॉप करेंगे। अब सर्विस को स्टॉप कैसे करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो सिस्टम CTL का कमांड देखा था, उसके थ्रू करते हैं। मतलब हम लिखेंगे सिस्टम CTL स्टॉप और आगे सर्विस का नाम, तो वो सर्विस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और वांटेड बाय इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि ये सिर्फ तब आपने सर्विस चलानी है जब मल्टीपल यूज़र लॉग इन कर सकते हो आपके सिस्टम पे। तो मतलब ये एक एग्जांपल है, आप ज़रूरी नहीं है ये डालना। तो ये आपका जो सर्विसेज थी, ये उनका एक बेसिक सा ओवरव्यू था, ये जब ठीक हम है। कोई कमांड एक रन करेंगे सिस्टम वाली, तो वो उसके बाद ही सारी चीजें पूछेगा क्या चीज़, नहीं कि नहीं, ये हमने एक आपको फाइल में फाइल डाली। बनानी, ये ठीक है। फाइल आपको एक बनानी पड़ेगी। फिर आप उसको, और ये आपने बनानी कहाँ पे है, ये आपने इस पाथ के ऊपर बनानी है, ये @C के अंदर सिस्टम डी में जाके सिस्टम के अंदर ये बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ठीक हो इसे गया। डीमन को रीलोड करोगे ना, हाँ, उसके बाद जब आपने सर्विस बना ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपने डीमन रीलोड करना है और उसके बाद आपने इसे इनेबल कर देना है। अब मैंने आपको इनेबल का बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने बताया कि इनेबल क्यों यूज़ करते हैं और स्टार्ट क्यों यूज़ करते हैं। कोई बताएगा मुझे? स्टार्ट बेसिकली क्या कहते हैं, जब स्टार्टअप होता है तब वो कर देगा आपकी सर्विस को रन, और जो इनेबल है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे रन करेगा। उल्टा बोला है, उल्टा इनेबल बोला। हर स्टार्टअप पे कर देगा और स्टार्ट उस टाइम पे कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी कमांड्स हम देख चुके हैं कि उस सर्विस का स्टेटस देखना है तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं, स्टॉप करनी है तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारी था सर्विसेज का ओवरव्यू। अब मुझे आगे चलें। अच्छा, अब इसमें और क्रोन जॉब में डिफरेंस क्या है, मतलब ये भी टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, क्रोन जॉब भी कर रही है, राइट। तो एक तो इनका की डिफरेंस इनका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वाला है, मतलब एक सिस्टम डी के सेकंड, अभी हमने हाँ, सिस्टम एमडी पढ़ा है बस। सिस्टम डी, हाँ,
ठीक नहीं, है। क्रॉन जॉब्स अभी पढ़ाई तो है मैंने। अभी जो हमने जो कमांड्स रन किए हैं वो क्रॉन जॉब्स तो इसमें नहीं कभी कहीं यूज हुआ। यार वो क्रॉन जॉब किसी की नहीं नहीं, ये तो सिस्टम डी था ना, आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर रहे होते हो या। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों स्केड्यूलिंग के तरीके हैं, एक क्रॉन जॉब है और एक सिस्टम डी है। क्रॉन जॉब मैंने ओके। आपको बता दिया था, जिसमें वो स्टैरिक वाला था कि डेज और ये मंथ्स वगैरह का आप हिसाब रखते हो, तो ठीक वो है। ज्यादा इजी था। हाँ, और नहीं लेकिन ना सिस्टम डी में ये देखो ना, इसके अंदर आपके पास ये भी तो ऑप्शन था ना कि जब आपकी सर्विस क्रैश कर दे तो ये इसे खुद ही रीस्टार्ट कर देगा। क्रोन जॉब में ये ऑप्शन नहीं था, कुछ क्रोन जॉब ने केसेस सिर्फ बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ दूसरा ज्यादा बेहतर है। हाँ ठीक है। तो जब मैं वेब सर्वर डिप्लॉय करना होता है ना, तो आप सिस्टम डी यूज़ कर रहे होते हो। सिस्टम डी इस तरह यहाँ पे एक यूनिट लिखते हो, फिर उस सर्विस को रन कर देते हो, तो फिर क्या होता है कि आपके सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय चल रही होती है। अगर वो क्रैश क्रूश करती है तो वो उसे दोबारा रीस्टार्ट कर देता है, या उसमें और भी चीज़ें आती हैं काफ़ी, ठीक है। फिर ओके। फाइनली अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज का, वो है हमारा नेटवर्किंग सर्विसेज, एसएसएच। सबसे पहले जो आपका ना इसके साथ बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा एसएसएच के साथ, ठीक है, या तो ये आपको पता होनी हाँ चाहिए। वो ये क्या बहुत करता है? ज्यादा ही होता है हाँ वर्चुअली, अगर हमने किसी चीज को एक्सेस करना हो। हाँ, तो अब देखो ये मेरी वर्चुअल मशीन ना क्लाउड पे पड़ी हुई है, मैंने उसके अंदर एसएसएच किया था, ठीक है। तो अब मुझे ओके। उस पर ये टर्मिनल मिल गया, ये सिक्योर शेल है। ये होता क्या है कि मेरा और उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना, वो सारा इनक्रिप्टेड होता है, ओके ठीक तो है। मतलब तो ये कोई आपके इससे कंप्यूटर पे रन नहीं हो रहा कुछ भी? ये जो कमांड्स हैं ये रिमोट सिस्टम पे रन हो रही हैं, ओके जो नाइस। क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अभी फिलहाल मैंने पावर शेल के थ्रू एसएसएच कर रहा हूँ मैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लिनक्स सिस्टम के अंदर एसएसएच करके गया हूँ, तो मैं इधर लिनक्स के कमांड रन करूँगा, ठीक है। तो एसएसएच का आपको काफ़ी होता है। अब अगर आपको इसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी चाहिए ना, आपको टर्मिनल नहीं यूज़ करना आता, तो आरडीपी एक प्रोटोकॉल होता है, आप वो सेटअप कर लेते हो, तो उसके थ्रू रिमोट आपको एक्सेस। रिमोटली ना ओके। उसका मिल जाता है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद एफ आपका होता है। एफ का मसला पता है क्या है? ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, ये आपका प्लेन टेक्स्ट में चल रहा होता है सारा कुछ, एच की तरह। तो अगर आपने इसमें ओके सिक्योरिटी लगानी है तो फिर आपको वो खुद ही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है इसके अंदर, वो SSL TLS वाला सेटअप कर लेते हो। खैर उस साइड पे हम नहीं जाते। तो इसका मकसद क्या होता नहीं, है कि एफटीपी लेट्स और सपोज एसएसएच तो दोनों डिफरेंट है। हाँ, तो डिफरेंट ही है। ओके आई थॉट दे वर सेम। नहीं नहीं, डिफरेंट है। ये मैं आपको मल्टीपल सर्विसेज बता रहा हूँ कि एक SSH है, एक RDP होता है, एक FTP है। FTP में क्या होता है कि मैं एक सर्वर पे ना कुछ फाइल्स रख देता हूँ और FTP सर्वर चला देता हूँ उसमें। तो इससे ये होगा कि लोग रिमोटली उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकेंगे, सीखा होगा। और ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, अगर किसी ने बाद में देखना हो तो लिनक्स के अंदर कुछ फायरवॉल्स के सेटअप होते हैं, IP टेबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको बताया था ना कि जनरल सीटीएल में लॉग्स होते हैं और कुछ /var जो फ़ोल्डर है उसके अंदर लॉग्स होते हैं। तो जब कोई अटैक वगैरह होता है ना किसी भी सिस्टम पे या किसी वेबसाइट पे, वेब सर्वर पे, हम उन लॉग्स को खोल के तो उनको रिव्यू करते हैं। तो उसके थ्रू जज कर रहे होते हैं कि किस तरह का अटैक हुआ है। उसके बाद ओके। कंटेनराइज़ेशन की डॉकर वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, वो ये लिनक्स पे किस डॉकर तरह। डॉकर से रिलेटेड है कंटेनराइजेशन? हाँ, कंटेनराइज़ेशन है ही वही, ठीक है। उसके बाद वर्चुअलाइज़ेशन, ये बड़ा मज़े का है कि अगर आपने लिनक्स के ऊपर आपने कोई वर्चुअल मशीन चलानी है तो उसके लिए आप केवीएम कीमो यूज़ करते हो। ये हाइपरवाइज़र्स की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, वो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि कुछ टेक्नीक्स होती हैं, कुछ सिक्योरिटी की मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिनको आप एक्सप्लॉइट करके उस पे रूट एक्सेस ले सकते हो। जैसे अगर एडमिन ने कोई सेट्यूआईडी किसी गलत टूल पे लगा दी है, जैसे लेट्स सपोज़ कैट के ऊपर सेट्यूआईडी लगा दी है, तो तुम उससे शैडो फाइल रीड करके सबके हैशेस निकाल सकते हो, जो कि तुम्हें नॉर्मली परमिशन नहीं होगी। तो इस तरह ओके। मिसकॉन्फ़िगरेशंस कहीं पे होती हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करके तो उस सिस्टम पे प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर लेते हैं। तो ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा, तो देखते हैं वो कब होता है। खैर अभी इससे मेरी रिलेटेड साइड से किसी के ओके, तो अगर हम इस टेस्टिंग फाइल के ऊपर हम अपने परमिशन चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इस चाहता हूँ कि इस फाइल के ओनर को इस फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट के परमिशंस भी मिल जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि यू यूज़ करूँगा, मतलब कि chmod u+x और आगे मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा। अब यू का मतलब यहाँ पे यूज़र मतलब इस फाइल का ओनर है, और ये प्लस का मतलब है कि उसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे देनी है, और उसके आगे एक्स है जो कि एग्जीक्यूट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं और फिर मैं दोबारा इस चीज़ को चेक करूं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके फाइल के ओनर को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है।
और अगर मैं ये एग्जीक्यूट की परमिशन चाहता हूँ कि मैं उससे वापस ले लूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेम वही कमांड करूँगा, बस इसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे यू की जगह प्लस की जगह माइनस कर दूँगा। और अगर मैं इसे दोबारा चेक करूँ तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट की परमिशन वापस वहाँ से रिवोक हो गई है। सेम इसी तरह अगर मैं ग्रुप्स को देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यू की जगह जी लिख दूंगा। अगर मैं अदर्स को देना चाहता हूँ तो मैं यू की जगह ओ लिख दूंगा यहाँ पे। और अगर मैं मतलब एग्जीक्यूट की जगह रीड की या राइट की परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं आर या डब्ल्यू लिख दूंगा। आप मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकते हैं, मतलब कि मैं मतलब चाहता हूँ कि अदर्स जो हैं उनको रीड की भी परमिशन मिल जाए, राइट की भी मिल जाए और एग्जीक्यूट की भी मिल जाए, तो मैं उन ये इकट्ठे भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं अब चेक करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट के ऊपर जो अदर्स हैं, सॉरी टेस्टिंग फाइल के ऊपर जो अदर्स हैं उनको रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस मिल चुकी हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था। इसके अलावा परमिशंस देने का एक और तरीका होता है जो कि हम इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने कि रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। ठीक है, लेट्स सपोज आपके इस टाइम पे जो टेस्टिंग वाली फाइल है पास सारी परमिशंस हैं, ओनर के पास सिर्फ रीड और राइट की है और जो ग्रुप है उसके पास रीड और राइट किया है। मैं चाहता हूँ कि ओनर के पास सारी परमिशंस हों, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 + 1 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूँगा। ये होगा ओनर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड और राइट की ही परमिशन रहे, तो रीड और राइट क्या होगा, 4 + 2 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ये पोज करना, कर दिया। हेलो, जी जी कुछ कह रहे ठीक है, ओके। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है मेरा जो इस फाइल का ओनर है उसको रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हों, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 + 1 7, यहाँ पे 7 लिख दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रुप है, जो ये वाली है, इसके पास रीड और राइट की ही परमिशंस रहें और इसके अलावा कोई और परमिशन ना आए, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 2 6 कर दूँगा। 6 कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो अदर्स हैं उनके पास कोई भी परमिशन ना हो, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा और उसके बाद आगे फ़ाइल का नाम दे दूँगा। तो अगर हम इसके बाद दोबारा चेक करें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो फ़ाइल का ओनर है उसके पास तीनों रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस हैं, और जो हमारा ग्रुप है उसके पास सिर्फ रीड और राइट की है, और जो हमारे अदर्स हैं उनके पास से सारी परमिशंस रिवोक हो गई हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था परमिशन मैनेजमेंट के से रिलेटेड। बाकी इसके डिफरेंट ये आपको मेथड्स भी मैंने आपको सब बता दिए हैं, तो अगर ये आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है सी ऑन का, ये कॉन्सेप्ट क्या किस लिए यूज़ होता है कि लेट्स सपोज मैंने जो फाइल बनाई थी टेस्टिंग की, उसका जो ओनर था वो मुगीस था, मतलब मैं खुद था। मैं चाहता हूँ कि इसका ओनर मैं चेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ch-on कमांड लिखूँगा, उसमें जिस यूज़र को मैं और ग्रुप को मैं वो परमिशन मतलब उसका ओनर बनाना चाह रहा हूँ, मैं उनके नाम लिखूँगा इस फॉर्मेट में, मतलब यूज़र नेम आगे कोलन और आगे ग्रुप का नाम, और उसके बाद मैं उस फाइल का नाम लिख दूँगा। तो क्या होगा कि उस फाइल के ओनरशिप जो है वो किसी और दूसरे यूज़र को चली जाएगी। अब वो उसका ओनर होगा और वो उसको ओनर वाले प्रिविलेजेस के साथ, ओनर वाली परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकेगा।